लास्ट लेक्चर में हमने मास डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पास किसी न्यूक्लियस का मास होता है उसका जो मास होता है कम होता है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है 4 न्यूक्लियन से मिलके बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने सेपरेट 4 न्यूक्लियन रखे हुए हैं तो इनका जो हमारे पास मास है वो ज़्यादा है। लेकिन जब इन चारों को मिला के हमने एक न्यूक्लियस बनाया तो है उस न्यूक्लियस में भी ये चारों ही हैं, लेकिन उस न्यूक्लियस का मास जो है कम हो जाता है। तो इसको हम जो मास डिफेक्ट बोलते हैं कि यहाँ पे मास 4 न्यूक्लियन का ही है, 4 न्यूक्लियन का ही है, लेकिन जब वो 4 न्यूक्लियन न्यूक्लियस बना देते हैं तो उस न्यूक्लियस का मास जो है कम हो जाता है, तो इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिखते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस में हमारे पास जो है Z प्रोटॉन है और उसमें A-Z न्यूट्रॉन है, तो Z प्रोटॉन और A-Z न्यूट्रॉन का मास जो होगा अगर हम न्यूक्लियस के मास से उसको माइनस कर देंगे तो उसको हम जो है मास डिफेक्ट के बराबर बोलेंगे। मतलब इनका मास जितना ज़्यादा हो रहा है इनके मास से, तो इन दोनों के मास डिफरेंस में जो मास डिफरेंस होगा उसको हम मास डिफेक्ट बोल देंगे। तो Z इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो अगर एक प्रोटॉन का मास mp है तो Z प्रोटॉन का मास ZmP होगा। अगर एक न्यूट्रॉन का मास Mn है तो न्यूक्लियस में A-Z न्यूट्रॉन होते हैं, तो A-Z न्यूट्रॉन का मास कितना होगा A-Z इंटू Mn। तो इसलिए टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास हमारे पास होगा उसमें से माइनस करेंगे हम जो न्यूक्लियस का मास है, तो हमारे पास यहाँ पे मास डिफेक्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को करने से पहले हमें ये पता है कि हमारे पास जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो हमेशा ही जो है होल नंबर हम उनको लेते हैं, जैसे Na सोडियम 11, तो 11 वहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक मास है। लेकिन बोलता है कि कई बार वो स्मॉल इंटीजर से भी हमारे पास जो डिफ़र करते हैं कि मास में थोड़ी सी वेरिएशन हमारे पास होती है और वो हमारे पास डेसिमल में भी हम लेते हैं, जैसे 11 पॉइंट समथिंग। बोलता है कि जो हमारे पास एटॉमिक मास की वेरिएशन हम होल नंबर से लेते हैं, मतलब जैसे 11 के बजाय हम 11 पॉइंट समथिंग लेते हैं, तो बोलता है इट अकर ड्यू टू द सम डिवीजन ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस। तो बोलता है ये डिवीजन हमारे पास आती है जब हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज किसी आइसोटोप में हमारे पास होते हैं। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन की जो है 3 आइसोटोप हमारे पास होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो इनका जो लाइफ टाइम है वो अलग अलग हमारे पास होता है। तो जो ज़्यादातर हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है, मतलब जो सबसे ज़्यादा हमें नेचर में देखने को मिलता है उसको हम मोस्ट अबंडेंट बोलते हैं, वो हमारे पास मास नंबर 16 वाला है, वो ऑक्सीजन 816 हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा भी 2 आइसोटोप्स और होते हैं जो कि 0.2% जिनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है। मतलब क्या हुआ कि 99.8 तो हो गया जो वो 16 है, जिसका मास नंबर हमारे पास 16 है, लेकिन जो 0.2% है वो हमारे पास जो है उनका मास 16 से डिफ़र करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो मास 16.000 वाला है वो हमारे पास जो सबसे अबंडेंट होता है, लेकिन इसको छोड़ के हमारे पास जो 0.037% होता है वो 17.0045 वाला होता है, जिसका मास जो है 17.0045 होता है, और 0.20% हमारे पास जो है 18.0048 वाला होता है। तो मतलब ये 3 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है जिसका मास नंबर 16 है, एक होता है जिसका मास नंबर 17.0045 है, और एक होता है जिसका मास हमारे पास जो 18.0048 है। तो अगर हम इन तीनों का मीन लें तो ये मीन हमारे पास 16.004462 हमारे पास आता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय केमिकल एटॉमिक वेट। तो हमने केमिकल एटॉमिक वेट हम लेते हैं
जो हमारे पास जनरली हम उसको वोल नंबर में लेते हैं। और जो फिजिकल एटॉमिक वेट है, जो हम यहाँ पे तीनों का एवरेज यहाँ पे मास लेके चल रहे हैं, तो बोलता है इनकी जो रेशो अगर हम निकालें तो 16.00462 डिवाइडेड बाई 16 विल बी इक्वल टू 1.00279। तो ये रिलेशन हमें बताता है कि फिजिकल एटॉमिक वेट और केमिकल एटॉमिक वेट के बीच में क्या रिलेशन हमारे पास यहाँ पे होता है। तो हम फिजिकल एटॉमिक वेट को केमिकल एटॉमिक वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, या हम केमिकल को फिजिकल में चेंज कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। तो बोलता है कि दिस कन्वर्जन फैक्टर 1.00279 इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी टू कंपेयर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स एंड वेट्स ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल मेथड्स इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शन होती है और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उन न्यूक्लियस के केस में हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पे हमें केमिकल एटॉमिक वेट को फिजिकल में और फिजिकल को केमिकल एटॉमिक वेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस फैक्टर का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तब तक कि हम एक टर्म डिफ़ाइन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है कई बार कि व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन। और कई बार हम इस पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द मास डिफेक्ट पर एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस के केस में, न्यूक्लियन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या मास फ्रैक्शन पर एलिमेंट्री पार्टिकल। और एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियन। और पैकिंग फ्रैक्शन मैथमेटिकली हम किससे लिख सकते हैं, मास डिफेक्ट, मतलब एटॉमिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला एटॉमिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर हमारे पास होता है। और एटॉमिक मास को जनरली हम m से लिखते हैं और मास नंबर को हम a से लिखते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा m माइनस a डिवाइडेड बाई a। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं m माइनस a डिवाइडेड बाई m। हमारे पास होता है एक्चुअल मास ऑफ एलिमेंट इन AMU और a होता है उसका मास नंबर। तो m है हमारे पास AMU में एक्चुअल मास उस न्यूक्लियस का, और ये हमारा मास नंबर। तो इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और जो a होता है, a का हमें पता ही है कि इट इज़ द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन सम न्यूक्लियस, मतलब Z+N हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है।